हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू रेडियन गुरुकुल। मेरा नाम है साक्षी मेहरा और मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर और स्वागत करती हूं आप सभी का रूट बैच में, जिसमें मैं आपको एकदम रूट से या बेसिक से जनरल साइंस का कंप्लीट सिलेबस करवा रही हूं रेलवे के सभी बड़े एग्जाम्स के लिए। अगर आप एसएससी के एस्पिरेंट हैं और जनरल साइंस का कंप्लीट सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो भी आप इस रूट बैच की मदद से कर सकते हैं। ये बैच जो स्टार्ट हो चुका है, इसमें मैं आपको बायोलॉजी के 2 चैप्टर्स करवा चुकी हूँ अभी तक, केमिस्ट्री का एक एंड देन फिजिक्स का। आज मैं केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर नंबर 2 लेके आई हूँ और आज की क्लास में हम किसकी बात करेंगे या किस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो आज बेसिकली जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मेटल्स और नॉन मेटल्स। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड टॉपिक्स ही हैं जो हम कवर करेंगे। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ साइंस बहुत ब्रॉड है, पर मैं कवर सिर्फ उतना करवाऊंगी जितना आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले, जैसा कि हमेशा मेरी क्लास की शुरुआत होती है थॉट ऑफ द डे से, तो चलिए देखते हैं आज का थॉट क्या है। आज का थॉट है नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज द लाइफ नेवर स्टॉप टीचिंग। ठीक है, तो क्या है आज का थॉट? नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप टीचिंग, यानी लाइफ के हर फेज में कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है, तो आपको भी हमेशा सीखते रहना है, रुकना नहीं है। ये नहीं सोचना कि अब ये एज हो गई या अब हम इतने बड़े हो गए तो क्या हम कुछ नया सीख पाएंगे या नहीं। हाँ, सीख पाओगे। ठीक है, हमेशा सीख सकता है इंसान अगर सीखना चाहे, अंदर से अगर चाहत हो तो चलिए आगे देखते हैं कि आज की क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। देखो, आज की क्लास का मेन फोकस हमारा रहेगा मेटल्स पे। ठीक है, चैप्टर का नाम है मेटल्स और नॉन मेटल्स, बट आज के लिए मैं पूरी तरह आपको मेटल्स करवाऊंगी। नेक्स्ट कमिंग क्लासेस में हम नॉन मेटल्स और बाकी बची हुई कुछ चीज़ें भी कवर करेंगे। तो हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे मेटल की। कौन कौन सी है फिजिकल प्रॉपर्टीज़? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब कोई चीज़ मेटल है ये आप सीधा देख के कैसे बता सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको किसी भी चीज़ की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप बता सकते हो कि ये चीज ये है सिर्फ देख के। तो वही है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी है? केमिकल प्रॉपर्टीज में हम केमिकल नेचर देखेंगे कि कौन सा मेटल किस तरह किसी चीज के साथ रिएक्ट कर रहा है। और फाइनली हम क्या करेंगे? मेटल्स के ऊपर बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आई कि आज की क्लास में हम ये 3 चीज़ें मेनली करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एलिमेंट्स की, आपको याद होगा हमारा एक पीरियोडिक टेबल है। क्या है? पीरियोडिक टेबल है ना। और उस पीरियोडिक टेबल में कितने 118 एलिमेंट्स है ना। कितने एलिमेंट्स है? 118 एलिमेंट्स है। अब वो जो 118 एलिमेंट्स हैं वो मेन 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइडेड है। कौन कौन सी है वो 3 ब्रॉड कैटेगरीज? मेटल्स, ठीक है, क्या क्या आएंगे उसमें? मेटल्स आएंगे, नॉन मेटल्स आएंगे और मेटेलॉइड्स आएंगे। ठीक है, क्या क्या आएंगे? मेटेलॉइड्स आएंगे। तो हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस यही है कि हमें मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स को समझना है इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, जैसे कि हमेशा एक ब्रॉड टॉपिक को मैं 3 छोटे छोटे क्लासेस में डिवाइड कर देती हूँ, 3 या मैक्सिमम 4, वैसे ही इसको भी कवर करेंगे। अच्छा, अगर मैंने बोला कोई भी एक एलिमेंट है, मान लो मैंने बोला एक एलिमेंट है सिल्वर। ठीक है, मान लो मैंने बोला एक एलिमेंट है सिल्वर। ठीक है, तो सिल्वर कैसे मिलके बना होगा? ये एक एलिमेंट है, ये बहुत सारे सेम एटम्स है ना। एटम्स याद है ना आपको? एक इंडिविजिबल पार्टिकल एटम, मैंने आपको एटम पढ़ा दिया है, तो आप उस क्लास को जाके देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि एटम क्या था। सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें, एक सबसे छोटी यूनिट किसी भी एलिमेंट की, है ना। तो अगर हम बात करें सिल्वर अगर कोई एक एलिमेंट है तो ये किससे मिलके बना होगा? बहुत सारे सेम टाइप के
एटम से मिलके बना होगा, और वो एटम्स किसके होंगे? जाहिर सी बात है, सिल्वर का एलिमेंट है या सिल्वर एलिमेंट है तो एटम्स भी किसके होंगे? सिल्वर के ही होंगे। ठीक है, एक ये छोटी सी बात समझ आई। ठीक है, अगर आपको ये बात नहीं समझ आई तो आप एक बार फिर से एटम्स जाके देखोगे, एटम्स वाली वीडियो, उसमें मैंने ये चीज़ वहाँ भी कोरिलेट करके बताई हुई है। तो इतनी बात अगर क्लियर है तो हम आज की क्लास की तरफ मूव करते हैं और शुरू करते हैं सबसे पहले मेटल्स के इंट्रोडक्शन से लेके। देखो यहाँ पे आपको इमेज दी हुई है और यहाँ पे कई सारे अलग अलग तरह के मेटल्स दिए हुए हैं, जैसे कि कॉपर, जैसे कि एल्यूमिनियम, स्टील, ये सभी अलग अलग तरह के दिखने वाले या नॉट जस्ट दिखने वाले अलग अलग तरह के मेटल्स हैं। और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो इन सब की फिजिकल अपीयरेंस कलर वाइज या कैसे भी अलग है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी सी अलग है। ठीक है, अब अगर हम आगे चलें, सबसे पहले कुछ कैरेक्टर्स है मेटल के। ठीक है, मतलब हर चीज़ के कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसके बेसिस पे आप बता सकते हो कि इस चीज़ का ये कैरेक्टर है इसलिए ये है। यानी कि अगर कोई आपसे पूछे कि कोई एक आपकी एक फ्रेंड है ना, कोई भी एक लड़की है, तो आप कैसे बताओगे? उसकी एक ये पर्टिकुलर हाइट है, उसके लंबे बाल हैं, कुछ भी इस तरह के कैरेक्टर्स आप बताओगे। तो हर चीज़ के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो वैसे ही अगर हम बात करें मेटल्स की, तो मेटल के कुछ कैरेक्टर हैं, जैसे मेटल्स क्या होंगे? हार्ड होंगे। ठीक है, हार्ड तो होंगे, हार्ड मतलब कठोर, है ना, कठोर होंगे। फिर और क्या क्या प्रॉपर्टीज है, जैसे कि मेटल्स कैसे होते हैं? शाइनी, चमचमाते हुए, चमकते हैं, है ना, चमकते हैं, शाइन करते हैं। तो उसके लिए जो शब्द हम यूज करते हैं वो क्या है? लस्टर। ठीक है, या लस्ट्रस। ठीक है, वहीं अगर हम और प्रॉपर्टीज की बात करें या और कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, क्या लिखा हुआ है? इन दोनों को या इन तीनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी और कंडक्टिविटी है क्या। ठीक है, तो अभी के लिए आप बस इतना पढ़ लो कि ये सभी क्या है? आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मेटल के। मतलब ये सभी जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, चाहे वो लस्टर हो, कंडक्टिविटी हो, मैलिएबिलिटी हो या फिर डक्टिलिटी हो, ये सभी आपको मेटल्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलो एक एक प्रॉपर्टी को डिटेल में समझते हुए चलते हैं। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यही क्या है? आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज भी है किसकी? मेटल्स की। ठीक है, फिजिकली मेटल्स ये बिहेवियर शो करेंगे। देखो जैसे क्या शुरू कर रहे हैं हम? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें मैलिएबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चीज़ों से ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, मैं फिर से बता देती हूँ, मैं आपको पढ़ाऊंगी पूरा मेटल्स, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं। रिएक्टिविटी से काफ़ी सारे रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज से कहा मैंने, क्या क्या बोला मैंने? जैसे मैंने आपको एक बताया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज से क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिएक्टिविटी सीरीज से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज से। तो इन एक दो टॉपिक्स को आज की क्लास में आपको ध्यान से सुनना है। और 2-4 क्वेश्चन ऐसे भी दिखे थे जो केमिकल प्रॉपर्टीज से हैं, तो उन्हें भी ध्यान से सुनते हुए चलना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें मैलिएबिलिटी, मैलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? देखो, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है मेटल्स की जिसमें हम किसी मेटल को क्या करते हैं? मार मार के, हैमर की मदद से मार मार के एक पतली सी थिन सी शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मेटल के अलावा हम कोई और चीज़ लें, जैसे कि हम बात करें किसी भी नॉन मेटल की, अगर हम उस पर क्या करें? हैमरिंग करें या कोई और चीज़ मारे, तो वो क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। ठीक है, वो ब्रिटल होती है, मतलब टूट जाएगी। जैसे मान लो मैंने क्या ली, आपकी पेंसिल है, पेंसिल की जो नॉक होती है, जो ग्रेफाइट होती है ना, वो ग्रेफाइट से बनी है। अगर मैंने उस पे हैमरिंग की, मैंने उस पे हथौड़ा मारा, तो वो क्या होगी? टूट जाएगी। इट मीन्स वो मेटल नहीं है। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं कोई और मेटल है, जैसे कि एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बारे में आपने सुना ही होगा या देखा होगा, जैसे फॉइल्स वगैरह आते हैं, फॉइल पेपर जिसे हम कहते हैं, जिसके अंदर क्या करते हैं? खाना पैक करके या रोटियां पैक की जाती है ना, सिर्फ रोटी नहीं बाकी चीजें भी पैक की जा सकती है। तो वो फॉइल में कैसे कन्वर्ट किया गया? वो तो एक मेटल है। वही प्रॉपर्टी मेटल की जिसमें हम किसी मेटल को एक पतली सी थिन सी शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, चादर जैसी बना सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? मैलिएबिलिटी बोलते हैं। तो देखते हैं, मैलिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू विथस्टैंड डिफॉर्मेशन अंडर कंप्रेसिव स्ट्रेस। यानी कि बहुत ज्यादा जब हम उस पर
स्ट्रेस डाल रहे हैं तो भी वो टूट नहीं रहा मेटल, है ना। जब आप हथौड़ा मारोगे तो मेटल पे स्ट्रेस पड़ रहा है पर वो टूट नहीं रहा, वो उसे झेल रहा है और अपनी शेप बदल रहा है जस्ट, ठीक है। अगर वो एक पीस है, ऐसा पीस है मेटल का, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक शीट में, एक पतली सी चादर में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो द एबिलिटी, यहां से पढ़ना, एबिलिटी टू बी हैमर्ड और रोल्ड इनटू थिन शीट विदाउट ब्रेकिंग। मेटल बिना ब्रेक हुए किस में कन्वर्ट हो जाए, एक पतली सी शीट में कन्वर्ट हो जाए। जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया है एग्जाम्पल के तौर पे गोल्ड और सिल्वर, ठीक है। गोल्ड सोना, सिल्वर चांदी, ये सबसे ज्यादा मोस्ट मैलिएबल मेटल है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा मैलिएबल मेटल्स कौन से हैं, ठीक है। मोस्ट मैलिएबल मेटल्स कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन से हैं, गोल्ड और सिल्वर। इनकी बहुत अच्छे से बहुत पतली क्या बनाई जा सकती है, शीट बनाई जा सकती है, ठीक है। आपने देखा होगा मिठाइयों के ऊपर हम क्या करते हैं, कुछ मिठाइयों के ऊपर हमने सिल्वर चढ़ा हुआ देखा है, और वैसे ही कुछ और ज्यादा महंगी मिठाइयां जो होती हैं उस पर गोल्ड भी लगा देते हैं, ठीक है। तो वो किस वजह से, वो जो इतनी पतली शीट है वो किस वजह से बन पाई, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मैलिएबल है, बहुत ही ज्यादा पतली उसकी शीट बनाई जा सकती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि किसी मेटल को क्या कर सकते हैं हम, एक बहुत ही पतली सी थिन सी वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी बोल सकते हैं। एक ऐसी प्रॉपर्टी मेटल की जिसमें हम उसको एक बहुत ही पतली सी वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू अंडरगो सिग्निफिकेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बिफोर रप्चर और ब्रेकिंग, ठीक है। अब आपको कितना पढ़ना है, सिर्फ आपको यहाँ पढ़ना है, इतना ही ध्यान रखना है, एबिलिटी टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। एक ऐसी एबिलिटी जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, ये वाला पॉइंट आप छोड़ भी दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। हम किसी मेटल को एक पतली सी थिन सी वायर में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। जैसे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल है, सबसे ज्यादा मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सा है आपका, गोल्ड, ठीक है। मतलब आप क्या कर सकते हो, 2 किलोमीटर की लेंथ तक का वायर बना सकते हो 1 ग्राम गोल्ड से। मतलब आपने 1 ग्राम गोल्ड लिया, ठीक है, 1 ग्राम गोल्ड लिया और उससे आप क्या कर सकते हो, कम से कम 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हो, 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो मेटल्स हैं वो कैसे हैं, हार्ड हैं, टफ हैं, कठोर हैं। और हमने क्या पढ़ा कि वो ब्रिटल, इजीली टूटते नहीं है, वो ब्रिटल नहीं है, बहुत इजीली ऐसे टूट नहीं जाएंगे, ठीक है। मतलब और नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी का मतलब था कि हम मेटल्स को एक बहुत ही पतली थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम फॉइल जिसे हम एज अ फूड पैकेजिंग के लिए यूज़ करते हैं, जो हम लंच बॉक्स वगैरह में अपना खाना पैक करके ले जाते हैं, रोटी हम पैक करके ले जाते हैं। और मैंने आपको क्या बताया, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर के बारे में बताया जो कि बहुत ही ज़्यादा मेलिएबल मेटल्स हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमने बात की डक्टिलिटी, यानी एक ऐसी प्रॉपर्टी मेटल की जिसमें हम मेटल को एक बहुत ही थिन सी पतली सी शीट नहीं, एक बहुत ही थिन सी पतली सी वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो था डक्टिलिटी। डक्टिलिटी में हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, पतला सा तार बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी किसका की बात की गई, गोल्ड की, जो बहुत ही ज्यादा, सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल है, जिससे हम 1 ग्राम गोल्ड की मदद से 2 किलोमीटर तक की वायर बना सकते हैं, ठीक है। इतना समझ आया, इतना समझ आया। देखो जितना भी पॉसिबल है और जितना भी मैं पढ़ा, मुझे लग रहा है कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, मैं आपको कवर करवा रही हूँ। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें रिमेनिंग हैं या आप और कुछ डिमांड कर रहे हैं कि मैम क्वेश्चन ज़्यादा करवाओ या नोट्स किसी और तरह से दो या कुछ भी, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताएं। अगर कुछ डाउट रह जाता है वो भी लिख के बताएं, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट क्लास तक आपका वो डाउट लेके आऊँ और वो आपको समझा के जाऊं, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम आगे चलें, नेक्स्ट है कंडक्टिविटी, यानी कि
कंडक्टिविटी का क्या मतलब होता है, अपने अंदर से किसी चीज को कंडक्ट कर देना, ठीक है। जैसे कि अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। मोस्ट मेटल्स आर कैसे होते हैं, वो गुड अच्छे कंडक्टर हैं किस किस चीज के, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। गुड कंडक्टर्स ऑफ किस किस चीज के अच्छे कंडक्टर्स हैं, हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। अच्छा, तो जैसे अगर हम बात करें अगर कॉपर है, ठीक है। कॉपर का यूज सबसे पहला जो मेटल था जो डिफरेंट यूटेंसिल्स बनाने के लिए या अलग अलग चीज़ों के लिए यूज हुआ था, वो आपका कॉपर था। अब यूटेंसिल मान लो अगर वो कुकिंग यूटेंसिल बनाने के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है खाना तो तभी बन पाएगा ना, उसमें खाना बनाने वाले मटेरियल की तरह यूज हो रहा है जिसके अंदर हम खाना बना सके, तभी यूज होगा ना, तब जब वो हीट को कंडक्ट कर सकता है ना, और उसके अंदर खाना पक जाएगा। तो समझ रहे हो कि जो मेटल्स होते हैं उनका जो हीट कंडक्टिविटी होती है वो काफी ज्यादा अच्छी होती है। वैसे ही अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो हमारे घर में जो वायर्स होते हैं, वायर के ऊपर क्या होती है, रबर लगी होती है। अगर आप उस कई बार इलेक्ट्रिशियन को देखा होगा, वो रबर को हटाता है और उसके अंदर से मेटेलिक वायर निकलता है। अब वो जो वायर है अंदर वाला, जो रबर के अंदर आपको दिखा, वो भी मेटल से बना है। क्यों, अभी देखते हैं कि कौन से मेटल से बना है, पर क्यों बना है ये समझना जरूरी है, क्योंकि उनकी कंडक्टिविटी अच्छी है। अगर वही कोई आपसे पूछ ले कि कंडक्टिविटी, वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों और कैसे कंडक्ट कर पा रहे हैं, तो क्या बताओगे? देखो, जैसे अगर मैं बात करूं, हम बात करते हैं सोडियम मेटल की, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 11 हो जाएगा, है ना। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2 8 और 1, ठीक है। तो मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, जिसे ये इजीली क्या कर रहा है, जिसको ये इजीली एक्साइट होने दे रहा है, जिसकी मदद से ये क्या करवा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा पा रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ आई। देखो, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ बोथ हीट और इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। किस वजह से? क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो कि इजीली मूव कर पा रहा है। ये था ना आपका फ्री इलेक्ट्रॉन जो मैंने अभी आपको बताया, जो इजीली मूव कर पा रहा है। कॉपर और सिल्वर काफी अच्छे कंडक्टर्स हैं, किसके? हीट के तो है ही है, इलेक्ट्रिसिटी के भी है, इलेक्ट्रिसिटी के भी है, ठीक है। तो आपको ये इलेक्ट्रिसिटी वाला पॉइंट मैंने क्यों लिखा है, आपको इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि देखो, जो हमारे घरों में जो वायर्स हम यूज करते हैं वो मेनली किसकी बनी होती है, कॉपर की बनी होती है। अब बात ये आई कि मैम जब सिल्वर और कॉपर दोनों अच्छे कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो वायर हमने सिर्फ कॉपर की ही क्यों बनाई, है ना। आपके दिमाग में आया होगा कि मैम वायर हमने सिर्फ कॉपर की ही क्यों बनाई, क्योंकि देखो, बेशक कंडक्टिविटी दोनों की अच्छी है, सिल्वर की भी और कॉपर की भी, पर जो सिल्वर है वो काफी कॉस्टली है, काफी महंगा है ना। और हम सब घरों में सिल्वर का वायर नहीं लगा सकते, तो इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, कॉपर वायर्स का यूज करते हैं, ठीक है। क्या समझ आया आपको, किसका यूज करते हैं हाउस होल्ड अप्लायंसेस में, कॉपर वायर का, ठीक है, समझ आया। आगे चलें, नेक्स्ट वन इज लस्टर। लस्टर का क्या मतलब होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, चमक, शाइन करना, ठीक है। तो मेटल्स जो भी आपने ज्यादातर देखे हैं वो ज्यादातर कैसे होते हैं, शाइनी होते हैं जब वो अपने प्योर फॉर्म में है। हम किसकी बात कर रहे हैं, मेटल की, जब वो अपने किस में है, प्योर फॉर्म में है, ठीक है। किस में है, प्योर फॉर्म में है, तो वो कैसा होगा, कैसा होगा, शाइनी होगा, ठीक है। कैसा होगा, शाइन करेगा या फिर लस्ट्रस होगा, ठीक है। पर वहीं जब वो कुछ टाइम तक, बहुत सारे मेटल जब आप उसे एक्सपोज्ड एयर में ऐसे ही छोड़ दोगे, मान लो ये मेटल है, मैंने ऐसे ही इसे छोड़ दिया हवा में, तो क्या होता है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और अपने ऊपर क्या करते हैं, एक ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं, जिसकी वजह से क्या करेंगे, डल नजर आएंगे। तो जो एकदम फ्रेशली प्योर मेटल है वो कैसा है, प्योर मेटल जो है वो कैसा है, लस्ट्रस है या
या फिर वो कैसा है, शाइनी है, चमक रहा है, और जो कुछ टाइम पुराने हो गए ऐसे ही एक्सपोज्ड है हवा के साथ, वो कैसे हो जाएंगे, डल हो जाएंगे, है ना। अच्छा, द शाइनी अपीयरेंस ऑफ मेटल्स नोन एज लस्टर इज ए रिजल्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय द मेटल सरफेस। अब वो जो चमक आ रही है या चमक जो रहा है आपका मेटल, वो किस वजह से, क्योंकि ये आपका सपोज मेटल है, इस पे लाइट रे पड़ी तो इसने क्या किया, रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है, रिफ्लेक्ट कर दिया। आगे चलें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, अच्छा यहाँ पे इन्होंने एक प्रॉपर्टी के बारे में नहीं बताया, दैट इज सोनोरस। क्या है आपका, सोनोरस, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी सोनोरस का क्या मतलब होता है, ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, साउंड प्रोड्यूस करेंगे जब भी हम इसे किसी हार्ड मेटल से, हार्ड ऑब्जेक्ट से हिट करते हैं। whenever hit by हार्ड मेटल, ठीक है, नॉट जस्ट मेटल, किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट से हिट करते हैं, जैसे कि स्कूल बेल। देखो, जैसे आपने देखा होगा स्कूल्स में बेल है ना, घंटियां या घंटे लगे हुए होते हैं, जो जब वो ऐसे एक हैमर मारा जाता है उस पे, या जो भी है एक मेटल से दूसरे मेटल को मारते हैं, तो वो क्या करते हैं, बहुत जोर से आवाज, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, बहुत जोर से आवाज आती है। इसी वाली प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सोनोरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोनोरस बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ आई, इतनी बात समझ आई। अब देखो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज पे आने से पहले मैं 1 मिनट आपको कुछ और चीजें भी बता देती हूँ मेटल से रिलेटेड। हाँ, यहाँ पे ही हम समझ लेते हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस हैं मेटल्स की जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम इधर लिख लेते हैं, ठीक है, एक्सेप्शंस। यानी कि मैंने क्या बताया कि रूम टेम्परेचर पे, ये जो हमारा रूम का जो टेम्परेचर है ना, नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर होता है, उस पे ज़्यादातर सभी मेटल्स कैसे होते हैं, ज़्यादातर सभी मेटल्स कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठीक है। मोस्टली ऑल मेटल्स आर सॉलिड, ठीक है। तो ज़्यादातर सभी मेटल्स कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। बट एक एक्सेप्शन है, किसका, सॉलिड मतलब ठोस कठोर चीज़ होते हैं, है ना। वहीं पर एक एक्सेप्शन है, किसका, मर्क्यूरी का। किसका, मर्क्यूरी का, ठीक है। मर्क्यूरी एक मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे कैसा है, रूम टेम्परेचर पे कैसा है, लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड है। किसकी बात कर रहे हैं हम, रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो, कहाँ देखा है आपने मरकरी, आपके जो थर्मोमीटर्स होते हैं, है ना, जिससे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, उसमें क्या एक जो बीच की लाइन है जिससे हम रीडिंग लेते हैं, वो क्या है आपका, मरकरी तो है, जो ऊपर और नीचे जाता है। तो वो जो मरकरी है वो आपके रूम टेम्परेचर पे कैसा है, लिक्विड है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि ये एक एक्सेप्शन है। वहीं अगर हम कुछ मेटल्स की बात करें, तो जैसे कि मेरे पास जैसे कि ज़्यादातर मेटल्स का जो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट मतलब कि एक ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर जिस पे वो मेल्ट हो रहे हैं, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब एक ऐसा टेम्परेचर, एक ऐसा पॉइंट ऑफ टेम्परेचर जिस पे वो जो सब्सटेंस है, वो जो मेटल है, वो पिघलना शुरू कर रहा है, ठीक है, वो होता है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब ज़्यादातर मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हाई है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हाई है। पर वहीं अगर हम बात करें किस किस की, दो मेटल हैं, एक है आपका गैलियम और एक है सीजियम, उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो है, ठीक है, गैलियम और सीजियम, ठीक है, सीजियम, इनका मेल्टिंग पॉइंट लो है, बहुत ही ज़्यादा लो है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा लो है। इट मीन्स क्या होता है कि अगर आप गैलियम या सीजियम को अपनी पाम पे रखोगे, मतलब अपनी हथेली पे रखोगे, तो ये हथेली के जो टेम्परेचर होगा उसी से क्या हो जाएंगे, पिघल जाएंगे, ठीक है। तो मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा कम है। पर वहीं आप एल्यूमिनियम को रख के देखो या किसी और मेटल को रख के देखो, क्या वो पिघलेगा, नहीं पिघलेगा। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि गैलियम और सीजियम, यहाँ आपके दो मेटल्स की बात की गई है, एक है आपका गैलियम और दूसरा है सीजियम, जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत
ही ज़्यादा लो है। कैसा मेल्टिंग पॉइंट है? लो मेल्टिंग पॉइंट है कि अगर आप इसे अपनी पाम पे रखोगे, हथेली पे रखोगे तो ये मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है, मेल्ट हो जाएंगे। एक एक्सेप्शन और है, जैसे कि ज़्यादातर सभी मेटल्स कैसे होते हैं? कठोर होते हैं, और अगर आपको इनको काटना है तो बहुत ही अच्छी स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। ऐसे आप मारते रहोगे वो नहीं टूटेगा, ठीक है। तो पर वहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि कुछ अल्काली मेटल्स हैं, जैसे कि लिथियम, ठीक है, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इन्हें आप नाइफ से कट कर सकते हो, ठीक है। ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इन्हें नाइफ से कट भी कर सकते हो, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये इतने सॉफ्ट हैं कि आप इन्हें नाइफ से इजीली कट भी कर सकते हो, ठीक है। कौन कौन से मैंने लिख दिया है यहाँ पे, आप ये नोट्स में अपने लिख लेना। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनको हम नाइफ से कट कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मेटल्स हैं, ठीक है। समझ आई? इतनी बात समझ आई? अच्छा, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन बनता है, ये सब टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सोनोरस क्या होता है, लस्ट्रस क्या है, डक्टिलिटी क्या है, मेलिएबिलिटी क्या है, ठीक है। आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था? फिजिकल प्रॉपर्टीज हम पूरा कर चुके हैं अभी तक। नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है? नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ब्रॉडली सेम ही रहती हैं, बट हर मेटल का कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ध्यान से एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझना है। जितना मैं समझाऊं उतना समझते हुए चलना है। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें मेटल्स बर्न्ड इन एयर और ऑक्सीजन, कहने का मतलब ये है कि क्या मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकते हैं? एयर की बात की जा रही है, इट मीन्स ऑक्सीजन की बात की जा रही है, ठीक है। अगर एयर बोला जाए तो आप समझ जाओगे कि ऑक्सीजन के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। तो देखो, एक बहुत छोटा सा प्यारा सा रिएक्शन है यहाँ पे। क्या है? जब मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनता है? मेटल का ऑक्साइड बन जाता है। क्या बनता है? मेटल का ऑक्साइड। क्या? मेटल ऑक्साइड, ठीक है। जैसे हमारे पास आपने अगर आपको याद हो, हमें बचपन में बताया जाता था कि अगर मैग्नीशियम रिबन, हम लैब से एक एक्टिविटी भी हमने की थी, हम अपनी लैब से क्या करते हैं, एक मैग्नीशियम रिबन लेते हैं, फिर उसको अच्छे से सैंड पेपर से रब करते हैं ताकि उसके ऊपर जो भी ऑक्साइड की लेयर है वो हट जाए, फिर हम उसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं। तो क्या, एक तो वाइट कलर का ऐश बनता है। मतलब क्या बोल रही हूँ मैं ये बोल रही हूँ कि जब भी हम मैग्नीशियम का रिबन लेते हैं, एक ऐसी पतली सी क्या बोलोगे, रिबन को क्या बोलोगे, है ना, रिबन ही बोलोगे। तो मैग्नीशियम का रिबन लेंगे और उसको हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं। तो हमें ना वाइट डेजलिंग फ्लेम्स मिलती हैं, ऐसे झिरझिर करके वो एक जलेगा और वाइट कलर की डेजलिंग फ्लेम्स बनेंगी, ठीक है। और नीचे ना राख बनेगी, ठीक है। अब वो जो राख होती है, वो जो राख बनेगी ऐश में जो बनेगी, वो क्या होगा? बेसिकली वो होगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये था मैग्नीशियम, एक मेटल, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसकी बर्निंग हुई। बर्निंग का या कंबशन का प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होता है। तो फिर क्या बना? आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। वही तो है ये रिएक्शन, मैग्नीशियम मेटल, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना, मेटल ऑक्साइड बन गया। अब देखो, यहाँ पे इन्होंने कुछ और एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो आपको देखते हुए चलना है। जैसे इन्होंने बोला व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर, जब हम कॉपर को हीट करेंगे एयर में, इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर 2 ऑक्साइड, ठीक है, CuO बन जाएगा कॉपर 2 ऑक्साइड। आपसे पूछा जा सकता है कि कॉपर 2 ऑक्साइड का कलर कैसा होता है या कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है। ये जो कॉपर ऑक्साइड बना, ठीक है, ये जो कॉपर ऑक्साइड बना, ये वाला, ये कैसे कलर का है? ब्लैक कलर का है। कैसे कलर का है? ब्लैक कलर का। ब्लैक ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें एल्यूमिनियम के साथ कैसे रिएक्शन होगा, सिंपल तो है, एल्यूमिनियम ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना Al2O3, ठीक है, ठीक है। मेन रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए, जब मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड बनता है। आगे चले, आगे अगर हम देखें, क्या
एक चीज मैं अगर आपको बताऊं, ये जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, ये जो मेटल ऑक्साइड्स बने हैं, इनका नेचर कैसा है, इनका नेचर कैसा है आपको याद रखना है। आपसे कोई पूछ ले कभी कि ये जो मेटल ऑक्साइड बनता है मेटल और ऑक्सीजन के रिएक्शन से, वो कैसा है नेचर में, यानी वो एसिड है, वो बेस है, उसका नेचर कैसा है, एसिडिक या बेसिक। तो आप क्या बोलोगे, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, बेसिक इन नेचर। इट मीन्स अगर ये कोई चीज बेसिक है तो वो किसके साथ रिएक्ट कर पाएगी, किसके साथ रिएक्ट करने की एबिलिटी रखती है, जाहिर सी बात है एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, है ना। तो देखो क्या लिखा है, कॉपर ऑक्साइड क्या है, एक बेसिक ऑक्साइड है। ठीक है, कैसा ऑक्साइड है, बेसिक ऑक्साइड है, और एक इसके साथ रिएक्ट करने की कैपेबिलिटी रख सकता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि एक एसिड है। ठीक है, बस मैंने एक लाइन आपको बता दी, याद रहे वेल एंड गुड, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस यहाँ पे लिखी हुई हैं जो मैंने अलग कलर से लिखवाई हैं। क्या लिखा है, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, क्या मैंने आपको यही बात बताई। ठीक है, पर कुछ ज्यादातर मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। मैंने ये नहीं बोला कि सारे मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, कुछ मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक, पर कुछ एक्सेप्शन आपको देखने को मिलता है जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। ठीक है, हम दूसरे कलर से लिख लेते हैं कौन कौन से, बट सम मेटल ऑक्साइड सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड कौन सा था, ये जो अभी आपका बना Al2O3 है ना, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और जिंक ऑक्साइड, ये कैसे होते हैं, इनका नेचर एसिडिक भी है और बेसिक भी है, या आप दूसरे शब्दों में ये कह सकते हो कि ये एसिड की तरह भी एक्ट कर सकते हैं और बेस की तरह। इट मीन्स ये रिएक्ट भी दोनों की तरह कर सकते हैं, ये किसी एसिड से भी रिएक्ट हो जाएंगे और किसी बेस से भी रिएक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह के ऑक्साइड्स को हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कौन से एग्जाम का क्वेश्चन है उस अकॉर्डिंग उतने मार्क्स में आएगा। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। सच मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ, ऐसे मेटल ऑक्साइड जो दोनों के साथ रिएक्ट करेंगे, एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी, ताकि क्या बना सके, सॉल्ट बनाएंगे और वाटर बनाएंगे। ठीक है, जब भी एसिड बेस का रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, ठीक है, क्या बनता है, जब भी एसिड बेस का रिएक्शन होता है तो क्या बनेगा, आपका सॉल्ट बनेगा। ठीक है, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। ठीक है, ये चीज अब आपको यहाँ याद रहे, अच्छी बात है। नहीं तो जब हम क्या पढ़ेंगे, एसिड्स और बेसिस तो अभी हमने नहीं किया ना, तो जब हम वो पढ़ेंगे तब भी ये चीज आपको आएगी पढ़ने के लिए। तो इतनी छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन होगा तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। तो देखो यहाँ पे आपको यही जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है उसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यहाँ भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मतलब ये वही एम्फोटेरिक है। एक बार इसे HCl क्या है आपका, एसिड के साथ रिएक्ट करके दिखाया। ठीक है, जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट किया तो AlCl3 बना। ठीक है, मतलब एक एल्यूमिनियम क्लोराइड, यानी एक सॉल्ट बना एल्यूमिनियम का। ठीक है, क्या बना, सॉल्ट बना एल्यूमिनियम का, और साथ में 3 मॉलिक्यूल्स पानी के भी रिलीज हुए, जो कि हमने बताया ही था, सॉल्ट और पानी बनेगा। वहीं अगर एल्यूमिनियम किसके साथ रिएक्ट करे, सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है। ठीक है, देखो HCl एसिड है, मुझे कैसे पता चला, क्योंकि इसमें H+ या हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोजन नजर आ रहा है। वहीं NaOH एक बेस है, ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि इसमें OH ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, जिससे मुझे क्या पता चला, जहां भी OH प्रेजेंट हो वो एक बेस होता है। क्या होता है, एक बेस होता है। ठीक है, और वहीं H क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तब क्या बनेगा आपका, सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बनेगा आपका, सोडियम NaAlO2, जिसे हम क्या बोलते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट बोलते हैं, और साथ में वाटर तो रिलीज हो ही रहा है। तो इन्होंने ये क्या दिखाया है आपको, रिएक्शन दिखाई हुई है किसकी, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की,
एंटेरिक ऑक्साइड्स की विद बोथ, ठीक है, विद एसिड्स एंड बेस, विद एसिड एंड बेस, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ सच में ऐसा होता है। कौन कौन से लिए आपको नाम पता होने चाहिए, एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड और दूसरा जिंक ऑक्साइड, ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे चले, आगे अगर हम चले तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, यही आपको बताया हुआ है। अभी हम मेटल किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ऑक्सीजन या एयर के साथ। तो यहाँ पे क्या बताया हुआ है, ज्यादातर मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, जो इनसॉल्युबल है वाटर में, यानी कि वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते या फिर क्या नहीं कर पा रहे, सॉल्युबलाइज नहीं हो पा रहे वाटर में। बट कुछ ऐसे हैं जो डिसॉल्व हो जाते हैं या सॉल्युबल हो जाते हैं और क्या बनाते हैं फिर, कुछ मेटल ऑक्साइड, क्या हो रहा है, कुछ मेटल ऑक्साइड, ऐसे हम लिख लेते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं, कुछ मेटल ऑक्साइड क्या करेंगे, कुछ, सारे नहीं, कुछ मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ या डिसॉल्व हो जाएंगे पानी में, और वो क्या बना रहे हैं, आपके बेस बना रहे हैं। अल्कालीज मतलब बेस, ठीक है, अल्कालीज मतलब सिंपली बेस डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है, बेस इन वाटर आप लिख सकते हो, ठीक है। बेस किस में प्रेजेंट है, किस में बन रहा है, बेसिक चीज पानी के अंदर, तो उसे ही अल्काली बोलेंगे। देखो जैसे सोडियम ऑक्साइड है, ये वाटर के साथ रिएक्ट किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना। वही पोटेशियम ऑक्साइड है, ये वाटर के साथ रिएक्ट किया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना, ठीक है। समझ आया सभी को? तो थोड़ी थोड़ी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जो जो चीजें मैं बता रही हूँ। वहीं अगर हम आगे चलें, आगे देखते हैं क्या बताया हुआ है। देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि ध्यान से पढ़ेंगे, हर मेटल अलग तरह से रिएक्ट कर रहा है एयर में, है ना। अब कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो अपने ऊपर, जो इजीली एक्सपोज्ड हैं हवा में, मतलब हम उन्हें किसी चीज के अंदर पैक नहीं कर रहे, ऑक्सीजन को इजीली उससे एक्सपोज होने दे रहे हैं, तो क्या होगा, उनके ऊपर ना एक लेयर बन जाएगी। मतलब ये एक मेटल है, ये एक मेटल है और मैंने यहाँ पे इसे खुले में छोड़ दिया, ठीक है, तो क्या होगा, इसके ऊपर ना एक पतली सी ऑक्सीजन की लेयर बन जाएगी या ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी, ठीक है, जो उसे बचाएगी, उस मेटल को बचाएगी किस चीज से, फर्दर ऑक्सीडेशन से, और ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन होने से बचाएगी। इतनी बात समझ आ गई। वहीं आपको ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मेटल जैसे कि पोटेशियम और सोडियम, ठीक है, पोटेशियम एक मेटल है आपका, सिंबल है के, और सोडियम एक मेटल है जिसका सिंबल है आपका Na। ये कैसे रिएक्ट करते हैं, विगरसली, मतलब बहुत ही ज्यादा तेजी से रिएक्ट करते हैं, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। और ऐसा होता है कि अगर इन्हें आप ओपन छोड़ोगे ना, अगर आप इसको किसी चीज में छुपा के स्टोर करके ना रखो, तो ये इजीली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे और बहुत इजीली फायर कैच कर लेते हैं, मतलब आग लग जाएगी उनमें, बहुत इजीली कैच फायर इफ केप्ट इन ओपन, अगर आप इन्हें खुला छोड़ दोगे तो, ठीक है। तो इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इन्हें कैरोसिन के अंदर स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, इमर्ज्ड इन कैरोसिन ऑयल। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन से मेटल्स हैं जो बहुत ही ज्यादा विगरसली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और हमें और क्या करते हैं कि आग लग जाती है उनमें, है ना। क्या होता है कि वो बहुत इजीली फायर कैच कर लेते हैं, तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम उन मेटल्स को कैरोसिन ऑयल में, मिट्टी के तेल में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। हेंस टू प्रोटेक्ट देम एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर दे आर kept immersed in kerosene oil, ठीक है। इतनी बात समझ आई। At ordinary temperature, the surface of metals such as magnesium, aluminium, zinc, lead are covered with a thin layer of oxide, जो कि मैंने अभी आपको बताया भी। उनके ऊपर कुछ मेटल्स हैं जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, इनके ऊपर एक पतली सी ऑक्साइड की लेयर बन जाती है जो उन्हें बचाती है फर्दर ऑक्सीडेशन से, ठीक है। तो यहाँ पे यही सब चीजें लिखी हुई हैं। ये वाला देखते हैं, देखो आयरन का बताया हुआ है। आयरन does not burn on heating, but iron fillings burn vigorously when sprinkled in the flame of burner। मतलब एक मेरे पास आयरन है, आयरन का एक पीस है, मान लो ये एक पीस है मेरे पास आयरन का, ठीक है। मैंने इसको क्या किया, बर्न करने की कोशिश की, ठीक है, तो ये बहुत आसानी से नहीं जलेगा, ठीक है, ये नहीं जलेगा। वहीं अगर मैंने इसके बरूदा लिया, ठीक है, आयरन फिलिंग ऐसे छोटे छोटे से बहुत पीसेज होते हैं, ठीक है, आयरन फिलिंग लिए और यहाँ मैंने क्या किया, फ्लेम्स में इसको डाला, ठीक है, यहाँ फ्लेम्स और मैं आयरन फिलिंग
हीटिंग डालती जा रही हूँ तो ये बहुत इजीली बर्न हो जाएंगी, ठीक है, ये बता रहे हैं ये। स्प्रिंकल्ड ऑन द फ्लेम ऑफ द बर्नर। कॉपर डज नॉट बर्न, कॉपर भी बर्न नहीं करता, बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। मैंने आपको बताया कि जब भी कॉपर का किसके साथ रिएक्शन होगा, ऑक्सीजन के, बेसिकली वो बर्न नहीं हो रहा, वो जल के खत्म नहीं हो जा रहा, पर उसके ऊपर एक लेयर बन रही है ऑक्साइड की। क्या फॉर्म हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, जो कैसे कलर का है, ब्लैक कलर का है, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते कि कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बर्न हो गया, नहीं, बस कॉपर के ऊपर एक लेयर जम गई ऑक्साइड की, ठीक है। अच्छा, सिल्वर और गोल्ड, ठीक है, सिल्वर और गोल्ड रिएक्ट ही नहीं करते बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर भी, ठीक है, तो वो सिल्वर ऑक्साइड गोल्ड ऑक्साइड नहीं बनेगा, ठीक है। डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। इतनी बात क्लियर है, समझ आया? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी विद वाटर। देखेंगे हम अलग अलग मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, किसके साथ, वाटर के साथ। अब यहाँ पे आपको दो स्टेप्स दी गई हैं, जो आपको दोनों ही स्टेप थोड़े ध्यान से देखते हुए चलनी है। जैसे पहले सिंपल इन्होंने क्या दिखाया, मेटल किसके साथ रिएक्ट किया, वाटर के साथ, तो क्या बना आपका मेटल ऑक्साइड बनेगा, और साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज रिलीज हो रही है। मेटल ऑक्साइड तो पहले भी बना था ना, जब मेटल ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया। यहाँ तो पर पानी है, तो पानी के आने से क्या खासियत हुई, पानी का फॉर्मूला क्या है, H2O, तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन तो यहाँ से मिल गया, मेटल को ऑक्साइड बन गया, ये H2 भी तो रह गया ना साथ में, H2 गैस भी तो रह गया ना, तो ये क्या करेगा, ये भी साथ में रिलीज होगा, ये भी साथ में रिलीज होगा। अब मेटल ऑक्साइड बनता जा रहा है और पानी भी अभी प्रेजेंट है, तो रिएक्शन मेटल ऑक्साइड की किसके साथ होती जा रही है, वाटर के साथ। तो अब मेटल ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो गया, मेटल हाइड्रोक्साइड में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है, कि जब कोई मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो क्या बनता है। अब आपको ऑप्शंस देखने हैं, मेटल ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, और साथ साथ रिएक्शन चल रहा है, ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड बनता जा रहा है, साथ में अभी भी वाटर है, तो ये वाटर किसके साथ रिएक्ट कर गया, इस वाले मेटल ऑक्साइड के, तो क्या बन गया, मेटल हाइड्रोक्साइड बन गया, ठीक है। आप सभी देख सकते हो, एक बार मैं इधर लिख देती हूँ, मैंने क्या बोला अभी तक, मैंने ये बोला कि जब मेटल ने क्या किया, रिएक्ट किया वाटर के साथ, ठीक है। अब जाहिर सी बात है क्या बन रहा है आपका, पहले केस में क्या बना, मेटल ऑक्साइड बना, मेटल ऑक्साइड बना, ठीक है, और फिर क्या बन रहा है, तो ऑक्सीजन तो इसको यहाँ से मिल गया ऑक्साइड बनने के लिए, ठीक है, ऑक्साइड बनने के लिए ऑक्सीजन तो मिल गया, ये रहा, ये वाला ऑक्सीजन यहाँ आ गया, पर साथ में आपका H2 तो बच गया ना, H2 तो बच गया ना, तो साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो रही है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं यही मेटल ऑक्साइड और मतलब पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। Metal react with water and produce a metal oxide and hydrogen gas, metal oxide that are soluble in water, ठीक है। ये जो metal oxide है ये किस में soluble है, water में solubilize हो रही है, dissolve in it further form metal hydroxide, वो आगे और जाके यही metal oxide आगे और dissolve होता जा रहा है water में और क्या बना रहा है, वो metal hydroxide। तो ultimate product क्या है, metal hydroxide, और साथ में क्या रिलीज हुआ, हाइड्रोजन। तो आप याद रखना दो चीजें यहाँ पे ध्यान देने वाली है, मेटल हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन तो एक गैस है ना, तो ये तो साथ साथ रिलीज होती रहेगी। कैसे पता चलेगा हाइड्रोजन रिलीज हो रही है, देखो हाइड्रोजन कैसे निकलेगी, बबल्स की फॉर्म में, बुलबुलों की फॉर्म में निकलेगी, और आप क्या करो, वहां जहां भी ये रिएक्शन हो रही है वहां आप एक माचिस की तीली लेके जाओ, है ना, जला के लेके जाओ, तो क्या होगा, पॉप पॉप साउंड आएगा। कैसा साउंड आएगा, पॉप पॉप साउंड आएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। आगे चलें, देखो यहाँ पे कुछ चीजें आपको बताई गई हैं, ये वाला मेटल्स वाला और वाटर का रिएक्शन देख लेना, अलग अलग मेटल है, अलग अलग कंडीशंस हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें पोटेशियम की और सोडियम की, तो ये ठंडे पानी के साथ, कोल्ड वाटर के साथ बहुत इजीली रिएक्ट कर जाएंगे। देखो क्या क्या बना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है और हीट एनर्जी भी रिलीज होगी, साथ में कुछ हीट भी निकल रही है। तो ये रिएक्शन कैसा हुआ, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक कौन से रिएक्शंस होते हैं, ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट निकले, कोई रिएक्शन हो रहा है और रिएक्शन के होने से हीट रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है,
ठीक है, हीट रिलीज हो रही है। अच्छा, metal like potassium and sodium react violently with cold water. In case of sodium and potassium the reaction is so violent, मतलब बहुत ही तेजी से हो रहा है, बहुत ही हाँ वही आप बोल सकते हो, violent है मतलब आवाज करके हो रहा है। That the evolved hydrogen immediately catches fire, ये जो evolved hydrogen है ये एकदम से क्या करेगा, फायर कैच कर लेगा। ठीक है, मतलब एकदम से हाइड्रोजन में आग लग जाएगी। ठीक है, हाइड्रोजन तो प्रोड्यूस हो ही रहा है, वो साथ साथ में इमीडिएटली फायर कैच कर लेगा। बहुत ही ज्यादा क्या बोलोगे इसे, खतरनाक रिएक्शन है, वायलेंट रिएक्शन है। ठीक है, अच्छा इतनी बात समझे। कौन कौन कर रहा है, सोडियम कर रहा है और पोटेशियम कर रहा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। वहीं अगर हम बात करें आगे, कुछ मेटल्स दिए हुए हैं आपको, जैसे कि किसका रिएक्शन दिया हुआ है आपको, कैल्शियम का। अब कैल्शियम का थोड़ा कम खतरनाक है, किससे, सोडियम और पोटेशियम से थोड़ा कम खतरनाक है। ठीक है, तो हाइड्रोजन को इतनी हीट नहीं मिल रही कि वो फायर कैच कर सके। ठीक है, मतलब उसमें आग नहीं लगेगी। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वॉयलेंट, थोड़ी कम वॉयलेंट है। ठीक है, द हीट इवॉल्व्ड इज नॉट सफिशिएंट, हीट तो इवॉल्व हुई पर इतनी नहीं है कि हाइड्रोजन में आग लग जाए। ठीक है, तो ये कम वॉयलेंट है। और हाइड्रोजन गैस की वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन गैस सरफेस पे आ गई, ये रिएक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन गैस सरफेस पे आ गई मान लो, तो इस वजह से क्या होगा कि आपका कैल्शियम क्या करने लग जाएगा, फ्लोट करने, तैरने लग जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे वो रिएक्ट होते होते ऊपर आके तैरने लग जाएगा और रिएक्शन स्टिल चल रही है। बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के जो बबल्स हैं वो सरफेस पे चिपक गए हैं या सरफेस पे स्टिक हो गए हैं। नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। अभी तक जो भी रिएक्शन हुई वो कोल्ड वाटर के साथ हुई थी, चाहे वो सोडियम वाला हो, चाहे वो पोटेशियम वाला हो, चाहे वो कैल्शियम वाला हो। पर वही अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करता, इट रिएक्ट विद हॉट वाटर, ये गर्म पानी के साथ ही रिएक्ट करता है। ठीक है, टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो बनेगा ही और साथ में क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। और ये जो मैग्नीशियम है ये भी क्या करता है, फ्लोट करता है, मतलब तैरने लग जाता है पानी के सरफेस पे, क्योंकि इसमें भी जो हाइड्रोजन गैस बन रही है वो क्या है, सरफेस पे स्टिक हो रही है, सरफेस पे चिपक जाती है। ठीक है, मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक डू नॉट रिएक्ट इधर विद कोल्ड और हॉट वाटर। ठीक है, यानी कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, जिंक है, ये ना गर्म पानी के साथ रिएक्ट कर रहे हैं ना ठंडे पानी के साथ। फिर किसके साथ रिएक्ट करेंगे मैम, ये रिएक्ट करते हैं आपकी स्टीम के साथ, मतलब वाटर इन वेपर फॉर्म। ठीक है, उसी को तो हम बोलते हैं वाटर इन गैसियस फॉर्म या वेपर फॉर्म, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टीम बोलते हैं। ठीक है, बट दे रिएक्ट विद स्टीम, पर ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है। देखो सबसे पहले हमने क्या क्या पढ़ा, देखो बहुत ज्यादा परेशान मत होना। पहले हमने पढ़ा, पहले हमें यह पता है कि क्या होने वाला है। ठीक है, जब मेटल और वाटर रिएक्ट करेगा तो हमने देख लिया मेटल और वाटर के रिएक्ट करने पे फाइनल प्रोडक्ट मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट ये आ रहा है, तो यहाँ पे भी फाइनल प्रोडक्ट यही तो बन रहा है। ठीक है, अब जब पोटेशियम और सोडियम की बात की जा रही है, पोटेशियम और सोडियम के साथ जब पानी रिएक्ट करेगा या पोटेशियम सोडियम जब पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा वॉयलेंट, मतलब आवाज करने वाली और बहुत ही ज्यादा ऐसी रिएक्शन होगी खतरनाक सी, क्योंकि इसमें आग भी लग जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा हीट निकल रही है, साथ में हाइड्रोजन गैस निकल रही है और वो हीट इतनी तेज है कि हाइड्रोजन की वजह से आग लग जा रही है। ठीक है, फिर वहीं अगर हम कैल्शियम की बात करें, और ये क्या है, ये दोनों ठंडे पानी से रिएक्ट कर जा रहे हैं। ठीक है, कोल्ड वाटर से। वहीं अगर हम बात करें कैल्शियम, अब कैल्शियम क्या करता है, पानी के सरफेस पे फ्लोट करने लग जाएगा। ये थोड़ा कम वॉयलेंट रिएक्शन है, क्योंकि इतनी हीट प्रोड्यूस ही नहीं हो रही कि हाइड्रोजन गैस में आग लग जाए। ठीक है, इतनी बात हो गई क्लियर। नेक्स्ट हमने क्या देखा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ऐसा है भाई, उसे ठंडे पानी से डर लगता है, वो रिएक्ट ही नहीं कर रहा ठंडे पानी से, वो किसके साथ जाएगा, वो गर्म पानी से नहाने वाला बच्चा है। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हो। और इस केस में भी क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन जो है आपका वो सरफेस पे आ गया।
ठीक है, जिसमें भी रिएक्शन हो रही है उस कंटेनर के, तो इस केस में क्या होगा कि वही आपका मैग्नीशियम फ्लोट करेगा जैसे आपका कैल्शियम फ्लोट कर रहा था। कुछ मेटल्स जैसे कि एल्यूमिनियम, जैसे कि आयरन, जैसे कि जिंक, वो क्या करते हैं, वो किसी तरह के पानी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे, वो किससे रिएक्ट करेंगे, वो आपके स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, स्टीम के साथ, भाप के साथ, पानी के वेपर्स के, वाटर के वेपराइज्ड फॉर्म में आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, जब एल्यूमिनियम, आयरन और सेम जिंक के साथ भी होगा, रिएक्ट कर रहे हैं पानी के साथ, तो क्या बन रहा है आपका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना, साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई, आयरन ऑक्साइड बना Fe3O4 और साथ में हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व हुई। मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक डू नॉट रिएक्ट विद, वही सब चीजें यहाँ पे भी लिखी हुई हैं। तो आप इन दो रिएक्शंस को थोड़ा अलग से देख लेना, क्योंकि यहाँ पे क्या बताया हुआ है, कौन कौन सा, एल्यूमिनियम, मेरे साथ साथ बोलो, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, ये तीनों ही क्या है ना, ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कर रहे हैं ना गर्म पानी के साथ। तो ये किसके साथ रिएक्ट करेंगे, आपके, ये आपके स्टीम के साथ, भाप के साथ रिएक्ट करेंगे। और क्या बन रहा है आपका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। क्योंकि मेटल का रिएक्शन वाटर से हो रहा है तो हाइड्रोजन गैस तो इवॉल्व होगी ही होगी। अभी तक आपने कोई ऐसा केस नहीं देखा जिसमें हाइड्रोजन गैस ना इवॉल्व हुई हो। ठीक है, आगे चले, मेटल्स रिएक्ट विद एसिड। सिंपल सी बात है, जब मेटल किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। क्या बनेगा, नमक बन जाएगा, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस। क्या मैंने भी यही बताया था, हाँ यही बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, डाइल्यूट एसिड लिया है, मतलब बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेटेड एसिड नहीं है, उसमें पानी में एसिड है, सिंपली पानी में एसिड मिला हुआ है, तो डाइल्यूट एसिड है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड। अच्छा, ये तो हो गई एक यूजुअल रिएक्शन, एक नॉर्मल रिएक्शन, कि कोई आपसे पूछ ले कि जब मेटल किसके साथ एक्ट कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट एसिड के साथ, यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता था, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता था, तो क्या बनेगा आपका, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। जैसे हम कुछ भी ले सकते हो, जैसे आपने लिया सोडियम, ठीक है, सोडियम का आपने रिएक्शन करवाया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या बना आपका, NaCl बना, NaCl, और साथ में आपका क्या रिलीज हुआ, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है, इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, आप, मैंने क्या किया, सोडियम एक मेटल था जिसे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, तो मेरा एक सोडियम क्लोराइड बना जो कि एक सॉल्ट है। ठीक है, ये वही है टेबल सॉल्ट जो हम खाते हैं, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। ठीक है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। ठीक है, ऐसे मैंने ऊपर को साइन क्यों बनाया, क्योंकि वो गैस निकल रही है, इवॉल्व हो रही है। वहीं आपको यहाँ पे एक और अलग पॉइंट बता रखा है, विच इज हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। जब मेटल किसके साथ रिएक्ट करते हैं, नाइट्रिक एसिड के साथ, ठीक है, तो उस टाइम पर हाइड्रोजन गैस नहीं बनती। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपको ये पूछ ले कि मैम क्यों नहीं बनती, तो देखो इसलिए नहीं बनती क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड है वो जिसका फॉर्मूला क्या है, HNO3। क्या होता है नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला, HNO3। वो एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लिखा तो है यहाँ पे, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यानी कि जो ऑक्सीजन, जो हाइड्रोजन बन रहा है, रिएक्शन तो ऐसे ही चलेगा, ये बार बार ये कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, इस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन कर देगा, बार बार इस हाइड्रोजन गैस में ऑक्सीजन जोड़ देगा, और हाइड्रोजन गैस में ऑक्सीजन जोड़ते ही वो क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, है ना। हाइड्रोजन गैस में ऑक्सीजन जुड़ गया, वो पानी बन गया, सिंपल। तो क्या हो रहा है, इट ऑक्सीडाइजेज H2 प्रोड्यूस टू वाटर। ठीक है, ये जो H2 बन रहा है उसको वाटर में कन्वर्ट कर देगा, और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन के किसी भी ऑक्साइड के फॉर्म में। ठीक है, डिपेंड करता है कि हमने कौन सा मेटल लिया है उस अकॉर्डिंग। ठीक है, क्या बन रहा है, N2O भी बन सकता है, ठीक है, NO भी बन सकता है, और NO2 भी, अलग अलग ऑक्साइड्स बन सकते हैं नाइट्रोजन के। बेसिकली आपको ये बात याद रखनी है, ये वाला पॉइंट, कि हाइड्रोजन गैस क्यों इवॉल्व नहीं होती नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में, जब मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, क्योंकि नाइट्रिक एसिड HNO3 एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक एजेंट कौन होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, जो दूसरे सब्सटेंस को या मेटल को या मटेरियल को ऑक्सीजन दे देगा और दूसरी चीज का ऑक्सीडेशन करवा देगा। ठीक है, आगे चलें। देखो
यहाँ पे बताया हुआ है, पर फिर भी कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जो जिद्दी हैं, ठीक है, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि कौन सा एसिड है, उन्हें हाइड्रोजन बनाना है तो बनाना ही है, ठीक है। क्या लिखा है? मैग्नीशियम Mg और मैंगनीज, क्या है सिंबल? Mn। ये डाइल्यूट HNO3 के साथ, बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे और ये क्या करेंगे? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे, ठीक है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड इन दैट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल वाज फास्टेस्ट इन द केस ऑफ मैग्नीशियम, मतलब सबसे ज्यादा तेजी से, ठीक है, यहाँ पे आपको ये चीज याद रखनी है कि सबसे ज्यादा तेजी से हाइड्रोजन के जो बबल्स हैं वो किस में नजर आएंगे? जब रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? जब रिएक्शन हो रहा है मैग्नीशियम के साथ। किसके साथ रिएक्शन हो रहा है? मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन हो रहा है। किसका? HNO3 का। उस टाइम पे सबसे तेजी से या किसी भी एसिड का, तो उस टाइम पे आपके सबसे ज्यादा तेजी से बबल्स बनेंगे, ठीक है। और सबसे ज्यादा एक्सोथर्मिक भी है, हीट भी उसी टाइम सबसे ज्यादा रिलीज होगी। एक्सोथर्मिक का क्या मतलब होता है? देखो दो शब्द आते हैं, एक होता है एक्सोथर्मिक, या तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी, यानी कि ये रिएक्शन हुई A+B मिला, क्या बनाया? C बनाया, और साथ में क्या हुई? हीट एनर्जी या एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी प्रोडक्ट में निकल गई। तो इस तरह के रिएक्शन को हमने क्या बोला? एक्सोथर्मिक। वहीं दूसरा रिएक्शन कैसा होता है? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक यानी कि कोई रिएक्शन हो रहा है, A इज रिएक्टिंग विद B, और उसको होने के लिए हमें कुछ हीट एनर्जी देनी पड़ रही है या एनर्जी देनी पड़ रही है, तब जाके आपको कोई प्रोडक्ट बन पा रहा है, ठीक है। इस तरह के रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक बोलेंगे। चलो वापस आते हैं, देखते हैं हम क्या देख रहे थे। इन केस ऑफ कॉपर, अगर हम कॉपर की बात करें तो कोई बबल नहीं दिखते, एंड द टेम्परेचर ऑल्सो रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है, और टेम्परेचर भी सेम ही रहता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कि कॉपर रिएक्ट नहीं कर रहा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। यहाँ पे आपको एक पॉइंट दे रखा है, रिएक्टिविटी ऑर्डर बता रखा है एसिड्स के साथ। किस किस का? सबसे तेजी से हाइड्रोजन के बबल किसने बनाए? मैग्नीशियम ने बनाए। उससे कम तेजी से एल्यूमिनियम ने, उससे कम तेजी से जिंक ने, और सबसे कम आयरन ने, ठीक है। समझ आया? समझ आया? सबसे ज्यादा मैग्नीशियम, कम एल्यूमिनियम, उससे कम जिंक, उससे कम आयरन, ठीक है। इतनी बात समझ आई? आगे चले। एक्वा रीजिया, ठीक है, एसएससी के एग्जाम्स में इससे बार बार क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एसएससी के कई एग्जाम में इससे क्वेश्चन बना है। एक्वा रीजिया को हम रॉयल वाटर भी कहते हैं, ठीक है, शाही पानी, रॉयल वाटर, ठीक है। अच्छा, इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ, एक्वा रीजिया मेनली है क्या? तो देखो इसका यूज किया जाता है जो भी आपकी ज्वेलरी है उसको साफ करने के लिए। क्या होता है कि कुछ टाइम बाद उसकी जो अपीयरेंस हो जाती है वो डल हो जाती है ना, तो हमारे जो मम्मी वगैरह हैं वो क्या करती हैं, ज्वेलरी शॉप पे जाती हैं, फिर उसको साफ करवा के आती हैं, है ना, और वो शाइन करने लग जाती है आपकी ज्वेलरी। वो किस वजह से? क्योंकि वहां पे जो मटेरियल यूज किया जा रहा है वो है आपका एक्वा रीजिया, ठीक है। और ये बेसिकली है क्या? ये एक सोल्यूशन है, या एक मिक्सचर है जिसमें दो चीजें प्रेजेंट है। एक कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है, कंसंट्रेटेड HCl प्रेजेंट है, और वहीं दूसरी तरफ इसमें नाइट्रिक एसिड भी प्रेजेंट है, ठीक है, 3:1 की रेशो में, ठीक है। किस रेशो में प्रेजेंट है? 3:1 की रेशो में प्रेजेंट है, ठीक है। इतनी बात समझ आई? तो इन दोनों का एक मिक्सचर है ये, और ये बहुत ही ज्यादा कोरोसिव है नेचर में, ठीक है। मतलब कोरोसिव है यानी कि ये इवन जो ऐसे मेटल्स हैं जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक है, वो ऑक्सीजन के साथ बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहे, उनको भी क्या कर सकता है? कोरोड कर सकता है, उनको भी खराब कर सकता है। आप ऐसा वो भी क्या हो जाएंगे? डिसॉल्व हो जाएंगे इस सोल्यूशन में या इस मिक्सचर में। एक्वा रीजिया इज ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। किस रेशो में प्रेजेंट है? 3:1 की रेशो में प्रेजेंट है। इट कैन डिसॉल्व गोल्ड, ये गोल्ड को डिसॉल्व कर सकता है, इवन दो नीदर ऑफ दीज एसिड्स कैन डू सो अलोन। अब अगर मैं क्या करूं, सिर्फ HCl लूं या सिर्फ HNO3 लूं तो ये कुछ असर नहीं कर पाएंगे, गोल्ड पे, प्लेटिनम पे कुछ असर नहीं कर पाएंगे। पर इन दोनों के मिक्सचर में इतनी जान है कि ये किसी बहुत ही ज्यादा नॉन रिएक्टिव मेटल जैसे कि गोल्ड, प्लेटिनम को भी डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इस पे बहुत बार एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आगे चले। अब ऐसा नहीं है कि रेलवे वालों को नहीं पढ़ना, आप लोग भी ध्यान रखो, आ सकता है क्वेश्चन।
नेक्स्ट, मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। ठीक है, अगर एक कोई मेटल रिएक्ट करे दूसरे मेटल के सॉल्ट के साथ, के सॉल्यूशन के साथ, तो क्या होगा देखते हैं। रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस, देखो अब ना डिपेंड करता है, आपने देखा ना हर सेम चीज के साथ हर मेटल अलग तरह से रिएक्ट कर रहा था, है ना। यानी कि कोई मेटल बहुत तेजी से रिएक्ट कर रहा है, बहुत विगरसली रिएक्ट कर रहा है, कोई बहुत ही ज्यादा तेजी से, मतलब आग लग जा रही है ना, वायलेंटली रिएक्ट कर रहा है, और कोई ऐसा जो शांति से रिएक्ट कर रहा है, कोई ऐसा भी है जो रिएक्ट ही नहीं कर रहा। तो ये सब किस पे डिपेंड करता है, ये सब हम देखेंगे मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग। अब ये जो रिएक्शन है, यानी एक मेटल किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, दूसरे मेटल के सॉल्ट के साथ, ये किस पे डिपेंड करेगा, रिएक्टिविटी पे। यानी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो ये मेटल ए था, मेटल ए ज्यादा रिएक्टिव है किससे, बी से, तो इसने क्या किया, बी को हटा दिया, बी को धक्का मार दिया, ऐसे बी को दूर फेंक दिया और खुद जाके सॉल्ट का सोल्यूशन बना लिया। देखो यही तो हुआ, यहाँ खुद जाके जुड़ गया, ए ने बी को दूर फेंक दिया और खुद जाके यहाँ पे जुड़ गया और मेटल भी अलग हो गया। ठीक है, यही है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यही है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब मैम ये कैसे पता चलेगा, ये कैसे पता चलेगा मैम कि कौन सा वाला ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। तो ज्यादा रिएक्टिव मेटल पता करने के लिए आपको एक छोटी सी चीज याद करनी पड़ेगी, वो है आपकी ये रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, इसको याद करने के लिए कुछ चीजें ध्यान रखो, बहुत बड़ा तो नहीं है, हो जाएगा याद। देखो जो ऊपर वाले मेटल दिए हुए हैं जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, है ना, ये सब क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो घट रहा है। सबसे ऊपर वाले जो मेटल्स हैं वो मोस्ट रिएक्टिव हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। बीच में यहाँ पे हाइड्रोजन दिया हुआ है और हाइड्रोजन एक मेटल नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन पे बात करते हैं, उससे पहले हाइड्रोजन के नीचे वालों की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन के नीचे वाले क्या है, हाइड्रोजन के नीचे वाले क्या हैं, कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो बहुत ही कम रिएक्टिविटी शो करते हैं, बहुत कम रिएक्ट करते हैं। अब बात यह है कि मैम हाइड्रोजन को क्यों प्लेस किया गया है। देखो हाइड्रोजन को इसलिए प्लेस किया गया है, बेशक हाइड्रोजन एक मेटल नहीं है बट इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज कैसी हैं, मेटल्स जैसी ही है। ठीक है, इसीलिए बेचारा पीरियडिक टेबल में भी एक इसकी डिफाइंड फिक्स्ड पोजीशन नहीं है। ठीक है, जब मैं पीरियडिक टेबल पढ़ाऊंगी मेटल्स के बाद, एक फिजिक्स का चैप्टर लेने के बाद मैं आपको फिर वहीं पे लेके जाऊंगी पीरियडिक टेबल पे ही। ठीक है, तो आप बेहतर इन चीजों को समझ पाओगे। तो देखो आपको यहाँ पे चीजें कुछ ध्यान रखनी है, जैसे कि जो सबसे ऊपर है, जो सबसे ऊपर आपको दे रखा है पोटेशियम, सोडियम, ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। फिर नीचे की तरफ रिएक्टिविटी घट रही है और सबसे कम रिएक्टिव कौन कौन से हैं, जैसे कि सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया। ठीक है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको ये याद करना है। सबसे किसी एक ऑर्डर में कर लो, पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, फिर हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के बाद जो भी प्रेजेंट है वो कैसे हैं, लीस्ट रिएक्टिव हैं। ठीक है, जैसे कि कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। आगे तो ठीक है, इतना ही था हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन। अब हम क्या करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जैसा कि मैंने बताया था यही था, इतना ही था आपका। मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देख ली, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन बनते हैं। अब हम क्या देखेंगे, केमिकल नेचर भी देख लिया, अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे ताकि हमने जो भी पढ़ा ये पता चल जाए कि वो क्या वो काम का है भी या नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा जब सोडियम मेटल रिएक्ट करेगा पानी के साथ, ठीक है, वाटर के साथ, तो आप लोग मुझे बताओगे क्या होगा। हमने रिएक्शन देखी थी, क्या देखी थी हमने रिएक्शन, जब मेटल किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, वाटर के साथ, तो क्या बन रहा है, मेन प्रोडक्ट क्या है, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, है ना, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो देखो देख लो, हाइड्रोजन गैस एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो ऑप्शन ए ही सही है, देखते ही पता चल गया। तो आपको पीछे वाले रिएक्शन सब ध्यान से देखने हैं, जो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया कि ये थोड़ा अलग है, जो चीजें अलग होती है वहीं से क्वेश्चन बन रहा होता है ना। तो देखो
अच्छा, आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन पे पॉज करो, फिर सोचो 2 मिनट, ठीक है, थोड़ा टाइम लेके सोचो कि क्या होगा आंसर, और फिर आंसर कमेंट सेक्शन में भी लिख के बताओ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द एलिमेंट हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। कोई एक ऐसा एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, इसका क्या है, एटॉमिक नंबर 12 है, तो क्या होगा 2 8 2, तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या कहलाएगा। अब देखो मेटल्स कौन से थे, मेटल्स वो होते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, क्योंकि ये क्या कर पाएंगे, उन इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या होगा, सिंपल सी बात है, मेटल ही तो होगा, क्या होगा, मेटल, धातु, ठीक है, मेटल होगा। आगे चले, विच एलिमेंट इज नॉट मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। देखो सिल्वर, जिंक, आयरन, लेड, कौन सा नहीं है, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, सिल्वर, ठीक है, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। अगर मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज दिखाऊं, अगर मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज दिखाऊं तो देखो ये रहा, कॉपर कहाँ है, ये कॉपर है, ठीक है, इसके नीचे क्या है आपके, ये रहा सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, ये सभी कम लीस्ट रिएक्टिव है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे, इसी तरह से क्वेश्चन बनेंगे और आपको इसी तरह से इनका आंसर भी करना है। तो क्या होगा करेक्ट आंसर, सिल्वर, है ना। नेक्स्ट, विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इनेबल प्रोडक्शन ऑफ मेटेलिक फॉइल। कौन सी प्रॉपर्टी है मेटल की जिसकी मदद से मेटेलिक फॉइल बनाई जा सकती है, आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कौन सी थी जिसकी मदद से क्या बनाया जा सकता है, थिन शीट, मेलिएबिलिटी, क्या थी, मेलिएबिलिटी है ना, थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टिलिटी क्या था, एक पतली सी वायर बनाई जा सकती है। सोनोरिटी क्या थी, मतलब साउंड प्रोड्यूस करना, मतलब रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करना जब भी किसी हार्ड सब्सटेंस से हिट होगा। कंडक्टिविटी, या तो हीट को कंडक्ट करना या फिर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना, है ना। वहीं अगर हम बात करें, डैश इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, ये बहुत ही ज्यादा डक्टाइल मेटल है। डक्टाइल मतलब एक पतली सी वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम देते हैं, ये मैंने बताया भी है आपको। अब आप क्या करो, थ्योरी देखो, है ना, थ्योरी को फिर से जाके देखो, नोट्स पढ़ो। आपको इस क्लास के जो भी पीडीएफ नोट्स हैं रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाते हैं, है ना, तो इस क्लास के भी मिल जाएंगे। और इसका क्वेश्चन का आंसर करो और कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएंगे। डैश हैज 1 to 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल, किसके में होते हैं, अभी देखा ना हमने, मेटल्स में होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो आज के लिए इतना ही, आज की क्लास इतनी ही थी। हम मेटल को पूरी तरह कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं नॉन मेटल्स लेके आऊंगी या फिर और कुछ क्वेश्चंस भी लेके आऊंगी जिसके थ्रू मैं आपके कई सारे डाउट्स क्लियर करूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ कि यस मैम समझ आया। कुछ ना आया हो तो वो भी बताओ, मैं नेक्स्ट क्लास में ज़रूर समझाऊंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।